हेलो एवरीवन। तो आज है 4 जनवरी और इस सेशन में आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सेशन में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू के थ्रू कवर करते हैं और बाद में उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यह हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टारगेट ऑफ नंबर ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर द आयुष्मान भारत। तो पूछा जा रहा है कि कितना नंबर होगा आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर वेलनेस सेंटर का। ठीक है, जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है तो इसका कितना नंबर रहने वाला है, मतलब उसका टारगेट क्या है वो पूछा जा रहा है किसके तहत। तो जो आयुष्मान भारत प्रोग्राम चलाएगा इसके अंतर्गत। तो ऑप्शन ए है 1 लाख, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन बी है 1.5 लाख, ऑप्शन सी है 2.5 लाख और ऑप्शन डी है 5 लाख। तो अगर इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा तो ज़रूर कमेंट सेशन में वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1.5 लाख। तो अगर बात करें इसके टारगेट का कि कितना आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बनाया जाएगा आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंतर्गत, तो वो कितना है 1.5 लाख। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, तो आइए डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया रहता है, तो इसको आप ध्यान से जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए दिया गया, द गवर्नमेंट हैज अचीव्ड द टारगेट ऑफ स्टार्टिंग 1.5 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री एज पर द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। यानी कि जो इंडियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है, मनसुख मंडाविया। तो उनके अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है क्या करेगा, अचीव करेगा टारगेट कितना का 1.5 लाख का, जो क्या है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पूरे देश भर में बनाएगी। ठीक है, अंडर आयुष्मान भारत द गवर्नमेंट हैड set a target of transforming existing 1.5 lakh sub health centers and rural and urban public health centers across the country as ABHWCS by December 2020। यानी कि 2022 तक ये क्या कर दिया गया, इस टारगेट को पूरा कर लिया गया और 1.5 लाख क्या है सब हेल्थ सेंटर पूरे खोले गए हैं रूरल एरिया में। और जबकि PH यानी कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वो कहाँ पे, तो अर्बन जो एरिया है वहाँ पे खोला गया है। किसके अंतर्गत, तो आयुष्मान जो भारत मिशन है उसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टैटिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक इन इंडिया। यानी कि जो बैंक से रिलेटेड स्टैटिकल टेबल होता है इसको कौन सा संस्था रिलीज करती है, इसको लॉन्च करती है, वो पूछा जा रहा है। जारी किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है नीति आयोग और ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। तो ये भारत के बैंक के बारे में बात किया जा रहा है कि भारत का जो बैंक का स्टैटिकल टेबल जो होता है उसे किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो जो RBI है वही क्या करती है, जो स्टैटिकल टेबल होता है उसे रिलीज करती है किसके, तो जितने भी इंडिया के बैंक्स हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है कि द रिजर्व बैंक रिलीज इट्स वेब पब्लिकेशन टाइटल स्टैटिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक इन इंडिया 2021-2022। यानी कि 2021-22 का क्या है, रिजर्व बैंक इंडिया ने स्टैटिकल टेबल को रिलीज कर दिया है। द पब्लिकेशन कवर द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर। और ये जो पब्लिकेशन है क्या करती है, कवर करती है जो भी एक्टिविटीज है यानी कि क्रियाकलाप है किसका, भारतीय बैंक सेक्टर का, वो उसमें कवर करती है। इट प्रेजेंट इंटायर wise information of liabilities and assets, income and expenses, financial ratios, number of employees in detail of priority sector, advance of schedule commercial bank among other information। तो इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड रहते हैं, जैसे कि कितना मतलब इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स कितना है, इनकम और एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल रेशियो क्या है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितना है, उनका डिटेल जो भी जो प्रायोरिटी सेक्टर होता है वो सारी चीज़ इसमें क्या होते हैं, रिलीज किया जाता है। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ कवर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुआरी ब्रिज द सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो एक ब्रिज है जिसका नाम क्या है, जुआरी ब्रिज, जो भारत का सबसे मतलब सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है, केबल पे ये मतलब बना हुआ ब्रिज है। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कहाँ पे, गोवा में है। ठीक है, तो देखिए यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ न्यू ब्रिज ऑन द जुआरी रिवर विच विल इम्प्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। तो जो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा है इसको कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो नितिन गडकरी है, कौन है, यूनियन मिनिस्टर है,
इन्होंने उद्घाटन किया है फर्स्ट फेज किसका, नया जो ब्रिज बनेगा किस पे, जुआरी रिवर पे, उसका। जुआरी ब्रिज इज द सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इन इंडिया। और ये जो जुआरी ब्रिज है दूसरा मतलब लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है भारत में, बिहाइंड मुंबई बांद्रा वर्ली सी लिंक। The bridge is part of Rs 2,530 crore road project covering a distance of 13.2 km between बम्बोलिन एंड वर्ला विलेज इन गोवा। तो इसका देखिए इस प्रोजेक्ट का लागत कितना है, तो 2530 करोड़, ठीक है, 2530 करोड़ टोटल इसका है, जो कि 13.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। और कहाँ से कहाँ तक, तो बेम्बोलिन एंड वर्ला विलेज गोवा में। दिलीप बिल्डकॉन इज कंस्ट्रक्टिंग द न्यू जुआरी ब्रिज। और इसको कंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है, तो दिलीप बिल्डकॉन जो एक कंपनी है जो क्या करती है, इसको मतलब इसको कंस्ट्रक्ट करेगी जुआरी ब्रिज को, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले लागत देख लीजिए कितना है, कितना डिस्टेंस ये का ये बनेगा, और ये क्या हो जाए, इसको कौन कंपनी बना रही है, तो दिलीप बिल्डकॉन बना रही है, ठीक है। और किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है, तो जो नितिन गडकरी हैं इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है। और किसको ये कनेक्ट करेगी, तो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को ये कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। और किस रिवर पे, तो जुआरी रिवर पे, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, जुआरी ब्रिज भी नाम रह जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो जो मार्क किए उसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा फेस्टिवल। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा जो राज्य है जो विश्व का सबसे लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर जिसका नाम है धनु यात्रा फेस्टिवल वो ऑर्गेनाइज करेगी। तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी है केरला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओडिशा क्या कर रही है, ऑर्गेनाइज करने जा रही है विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा फेस्टिवल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि द धनु यात्रा फेस्टिवल considered to be the world largest open air theater began in western Odisha town of बारगढ़। तो जो बारगढ़ है उसके टाउन, उड़ीसा के एक टाउन है बारगढ़, वहाँ पे इसका शुरुआत किया जाएगा, ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल होगा। द धनु यात्रा, इसका नाम क्या है, धनु यात्रा, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन बारगढ़ इन 1947 एंड 1948, ठीक है। 1947 48 के टाइम में इसको शुरू एग्जिस्ट किया था, इस टाइम में मतलब देखने को मिला था। पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द कंट्री इंडिपेंडेंस, इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली एंड एपिसोड रिलेटेड टू हिंदू गॉड कृष्णा इज प्रेजेंटेड थ्रू फोल्क आर्ट फॉर्म। तो ये हर साल मतलब मनाया जाता है, एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इसमें किससे रिलेटेड है, तो हिंदू गॉड जो कृष्णा है, जो कृष्ण भगवान है उनसे रिलेटेड है, जो क्या करती है, प्रेजेंट करती है फोल्क आर्ट फॉर्म को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2023। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है जो प्रेसिडेंसी को मतलब प्रेसिडेंसी करेगा किसको, द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन को फर्स्ट 6 मंथ के लिए 2023 का। तो ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी स्वीडन, ठीक है। जो स्वीडन है वो 6 महीने तक 2023 का क्या करेगी, वो प्रेसिडेंसी करेगी किसका, जो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है उसका। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि स्वीडन हैज़ टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर ऑन जनवरी 1 2023। तो 1 जनवरी को उसने क्या किया, प्रेसिडेंसी अपने हाथों में ले लिया, और ये अगले 6 महीनों तक क्या करेगी, प्रेसिडेंसी करेगी किसका, तो यूरोपियन यूनियन, जो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है उसका। इट फॉलोड चेक रिपब्लिक which headed the council in the second half of 2020. This is the third time that Sweden has taken over the presidency of the council. और ये ऐसा कब कितना बार हो रहा है, तो तीसरा बार ऐसा हो रहा है कि ये जो प्रेसिडेंसी है स्वीडन अपने मतलब हाथों में लिया है। द EU काउंसिल प्रेसिडेंस रोटेट्स एवरी 6 मंथ बिटवीन द मेंबर स्टेट्स ऑफ EU। यानी कि जो यूरोपियन यूनियन जो काउंसिल है इसके बीच में क्या होता है, प्रत्येक 6 महीना पे ये रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो ये रोटेशन वाला सिस्टम है कि जितने भी इसके मेंबर है, मान लीजिए कि 3 मेंबर हैं, तो 6 महीने इसके पास, फिर 6 महीने इसके पास, फिर 6 महीना, फिर 6 महीने के बाद इसके इस तरह का ये रोटेशन होता है। तो जो भी मेंबर्स है उसके बीच में 6 महीने पे रोटेशन होता है किसका, तो प्रेसिडेंसी का। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।